हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताए थे एजम्पशन फॉर एनालिसिस ऑफ स्लोप, जिसमें आपको इनफिनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप का एजम्पशन बताए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे सम इंपोर्टेंट कंसेप्ट बिफोर एनालिसिस ऑफ स्लोप। जब आपको स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ स्लोप, उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको बताते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो टॉपिक है विद्यार्थी, आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप सॉइल मॉड्यूल का जो है आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको अच्छे से समझने का, बिकॉज इसी वीडियो लेक्चर पर क्या है, अब आगे का जितना भी टॉपिक रहेगा आपका कोरिलेट रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ बताते हैं सम इंपोर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ मान लेते हैं विद्यार्थी की हॉरिजॉन्टल सरफेस से आई एंगल पर क्या है आपका स्लोप प्रेजेंट है। अब देखिए स्लोप में जो मटेरियल रहता है उसका कुछ वेट होगा, तो उस वेट के कारण क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मान लेते हैं वो फोर्स क्या है आपका W है, जो क्या है आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए यहाँ जो स्लोप एंगल है आपका आई है, अगर जो ये परपेंडिकुलर रहता है इस सरफेस पे, तो यहाँ जो एंगल होता है इसके और इसके बीच वो भी होगा आई। ये कैसे होगा विद्यार्थी, यहाँ पर हम प्रूफ के साथ बताते हैं। यहाँ देखिए आपका एंगल कितना है आई, जो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्लोप बनाया हुआ। अब देखिए ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या है इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये आई है, ये 90 है। अगर जो इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, 180 में ये दोनों एंगल को जोड़ के क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि 90 प्लस आई, इसको क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, तो आपका देखिए बचेगा 90 माइनस आई। अब देखिए विद्यार्थी ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, तो आपका ये टोटल एंगल कितना होगा 90 होगा। अगर जो ये आपका 90 माइनस आई है, तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 में क्या करेंगे इसको घटा देंगे, यानी कि 90 माइनस आई। अब देखिए ये जब इधर बाहर निकलेगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका एंगल कितना बच गया आई, इसलिए इस एंगल को यहाँ हम आई लिखे हैं। अब देखिए आपका W जो है इसके साथ आई एंगल पर है, तो इसका कंपोनेंट अगर जो इधर तोड़ेंगे तो हो जाएगा W cos आई, अगर जो इधर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा W sin आई। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इसलिए बोले हैं टेंजेंशियल फोर्स, और ये क्या आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या तो फिर परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ देखिए W क्या है आपका वेट ऑफ सॉइल, ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, ये हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स। अब देखिए विद्यार्थी उसी चीज को यहाँ हम लिखे हैं। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं कोई क्या है आपका इनफिनाइट स्लोप है, जो एंगल क्या है आई बनाया हुआ है ग्राउंड सरफेस के साथ। ये देखिए आपका क्या है ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है फेल्योर प्लेन। यहाँ देखिए विद्यार्थी हम बताए थे जंक्शन में कि आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप चेक करना रहता है किसी पार्टिकुलर डेप्थ पर किया जाता है। मान लेते हैं वो पार्टिकुलर डेप्थ आपका कितना है जेड है। ए बी जो आपका है ये क्या है ग्राउंड सरफेस है, और इसके पैरेलल में क्या है आपका फेल्योर प्लेन है। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका जो एंगल बन रहा है वो आई, यानी कि आई यहाँ पर आपका क्या हो गया स्लोप हो गया। अब देखिए विद्यार्थी ऊपर बताए थे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है आपका नॉर्मल फोर्स होगा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका होगा टेंजेंशियल फोर्स। तो अब देखिए नीचे आपका क्या है वेट लग रहा है। अगर जो सीडी प्लेन पर हम देखना चाहते हैं कि कितना स्ट्रेस लग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा जितना आपका वेट होता है उसको क्या एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ वेट आपका क्या है W है, अगर जो इसमें एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये स्ट्रेस हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो स्ट्रेस जो आपका है सिग्मा जेड, यानी कि सीडी प्लेन पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो सिग्मा जेड है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी आपका क्या है एंगल आई था, इसलिए यहाँ पर एंगल हम आई दिखाएं। अब देखिए इसके साथ जो आपका कंपोनेंट रहेगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और चूंकि यहाँ पर क्या है स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। इस डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेस होगा वो टेंजेंशियल है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस, या तो इसको शेयर स्ट्रेस भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ क्या आपका सिग्मा जेड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका सिग्मा एन, और इस डायरेक्शन में आपका टाउ। तो देखिए इस तीनों कंपोनेंट को हम यहाँ दिखाएं। अब देखिए आपका एंगल कितना है आई, तो सिग्मा जेड का अगर जो कंपोनेंट इधर हम तोड़ना चाहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा सिग्मा एन बराबर सिग्मा जेड इंटू कॉस आई। अगर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो सिग्मा जेड इंटू साइन आई। ये देखिए विद्यार्थी आपका हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस। अब देखिए अगर जो हम नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या है मेन हमको सिग्मा जेड निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा जेड में क्या देख रहे हैं कि W मेन आपका पार्ट है, तो मेन आपको क्या है यहाँ W निकालना मकसद है। तो अब देखिए W कैसे निकलेगा आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ देखिए ऊपर जो जो चीज है उसको यहाँ लिखे कि AB जो आपका है रिप्रेजेंट इनफिनाइट स्लोप, AB जो आपका है इनफिनाइट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जो आपका स्लोप है विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फेल्योर प्लेन आपका क्या है CD, ये जो CD है आपका फेल्योर सरफेस है। अब देखिए डेप्थ यहाँ पर कितना माने जेड, जो क्या है बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के क्या है नीचे आपका जेड डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे हैं स्टेबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन है उसका वैल्यू लिखे हैं, यही चीजें हम सिग्मा एन बराबर लिखे हैं। उसके बाद शेयर स्ट्रेस जो आपका है उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा जेड इंटू साइन आई। अब देखिए विद्यार्थी मेन मकसद हमको क्या निकालना है W, अगर जो W निकल जाता है तो सिग्मा जेड का वैल्यू निकल जाएगा, अगर जो सिग्मा जेड निकल जाता है तो यहाँ सिग्मा एन का वैल्यू निकल जाएगा, और आपका टाउ का भी वैल्यू निकल जाता है। यहाँ देखिए सिग्मा एन और टाउ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको W का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब बताते हैं कि W किस प्रकार से निकलेगा।
इसके बाद देखिए क्या डिटर्मिनेशन ऑफ वेट, यानी कि अब वेट को निकालते हैं कि वेट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए विद्यार्थी आपका इधर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ए बी सी डी, इसी को यहाँ हिसाब से हम दिखाए हैं ए बी सी डी। मान लेते हैं ए बी का जो डायमेंशन है वो बी है, जेड आपका क्या था डेप्थ है, वही चीज यहाँ हम दिखाए हैं। यहाँ देखिए ए बी जो आपका है ग्राउंड लेवल है और सी डी आपका है फेल्योर सरफेस। अब देखिए हमको में निकालना क्या डब्ल्यू, तो आपको पता है कि यूनिट वेट बराबर होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर जो वेट निकालना चाह रहे हैं तो वी को क्या करेंगे गामा में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं यहाँ जो आपका सॉइल रहेगा उसका यूनिट वेट क्या है गामा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ मेन मकसद निकालना हमको है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया आप देखिए कि इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है एबीसीडी वो पैरेललोग्राम है, तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मालूम है कि बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपका कितना है बी, तो बी यहाँ लिखे हैं, हाइट यहाँ कितना एच, तो यहाँ एच लिखे। तो ये देखिए आपका पैरेललोग्राम में आपका जो है बेस दिया हुआ है बी, अब मेन हमको निकालना है क्या चीज हाइट। तो अब देखिए विद्यार्थी ए बी आपका बी है, इसके साथ क्या आई एंगल बनाया हुआ, इसलिए इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो हो जाएगा बी कॉस आई। अब देखिए बी आपको पता चल गया, हाइट आपको पता चल गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, यानी कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा बी कॉस आई इंटू जेड। इसलिए वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, तो एरिया आपका हो गया जेड बी कॉस आई, और हाइट मान लेते हैं यहाँ पर क्या आपका यूनिट है, इसलिए यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ लिखिए फॉर यूनिट लेंथ, यानी कि ऊपर जो आपका लेंथ आ रहा है विद्यार्थी वो यूनिट है। अगर जो यूनिट के लिए कोई चीज मालूम रहता है तो इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी लेंथ के लिए क्या है वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम यूनिट लेंथ के लिए निकालें। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा जेड बी कॉस आई। अब देखिए वॉल्यूम निकल गया, आपका गामा का वैल्यू दिया रहेगा, अगर जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वेट। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे गामा, अब वॉल्यूम की जगह पर जेड बी कॉस आई। अब देखिए सिग्मा जेड बराबर क्या था डब्ल्यू बाई एरिया, तो डब्ल्यू आपका निकाल गया गामा जेड बी कॉस आई, आपका एरिया क्या है बी, और यहाँ पर हाइट कितना लिए 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए विद्यार्थी ये जो रिजल्ट आएगा आपका सिग्मा जेड का आएगा, यानी कि सिग्मा जेड बराबर हो गया गामा जेड इंटू कॉस आई। यहाँ देखिए बी कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया गामा जेड, तो गामा जेड लिखे हैं इंटू कॉस आई, इसलिए सिग्मा जेड बराबर क्या हो गया गामा जेड इंटू कॉस आई। अब देखिए विद्यार्थी आपका सिग्मा जेड निकल गया, तो आप नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आसानी से निकाल लेंगे। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेल्योर प्लेन क्या हो जाएगा, फेल्योर प्लेन आपका क्या था सी डी था, तो इस पे हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा यहाँ बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा जेड इंटू कॉस आई। अब देखिए सिग्मा जेड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका नॉर्मल जो स्ट्रेस रहेगा वो आ जाएगा जेड कॉस स्क्वायर आई। सिमिलरली टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको शियर स्ट्रेस भी बोला जाता है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा जेड इंटू साइन आई। देखिए सिग्मा जेड का वैल्यू निकाल, अगर जो यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा गामा इंटू जेड इंटू कॉस आई इंटू साइन आई। तो अब देखिए विद्यार्थी आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, शियर स्ट्रेस निकल गया। मेन आपको इम्पोर्टेंट चीज था सिग्मा एन और टाउ निकालना, ये दोनों जो विद्यार्थी आपका डिपेंड था डब्ल्यू पर। डब्ल्यू अगर जो आपका निकल गया तो सिग्मा जेड निकल गया, अगर जो सिग्मा जेड निकल गया तो आपका सिग्मा एन और टाउ आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ा, सिर्फ कॉस आई और साइन आई को मल्टीप्लाई किए तो आपका सिग्मा एन निकल गया और यहाँ पर आपका टाउ निकल गया। अब देखिए विद्यार्थी ऊपर जो चीज लिखे हैं इसको यहाँ लिखे हैं कि दिस टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज शियर स्ट्रेस, यानी कि आपका जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है इसको शियर स्ट्रेस भी बोला जाता है। भी चीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्यूर ऑफ द slope along the plane CD that is being resisted by the shear strength of the soil, and जो shear strength of soil है इसको मान लेते हैं टाउ एफ। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपका जो इनफाइनाइट स्लोप है, आपको बताए थे कि इनफाइनाइट स्लोप में जो फेल्यूर होता है वो स्लाइडिंग के कारण है। अब देखिए ऊपर से जो आपका स्ट्रेस लग रहा है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, अब इसी के कारण क्या ये आपका सॉइल स्लोप फेल करेगा, तो इसको रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, इसको बचाने के लिए कौन रहेगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो इसके अपोजिट में लगेगा। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि जो आपका सॉइल स्लोप का फेल्यूर रहेगा उसको रोकने के लिए क्या है आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है फॉर नो फेल्यूर, अगर जो हम चाह रहे हैं फेल्यूर नहीं हो तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा टाउ एफ शुड बी मोर देन टाउ। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है अगर जो ज्यादा रहता है शियर स्ट्रेस से तो इस कंडीशन में जो स्लोप रहता है उसका फेल्यूर नहीं होता। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि आपका जो इनफिनाइट स्लोप होता है उसमें जो फेल्यूर होता है वो ड्यू टू स्लाइडिंग होता है। तो देखिए स्लाइडिंग तरफ आपका कौन सा स्ट्रेस लग रहा है शियर स्ट्रेस, यानी कि टाउ। अगर जो ये ज्यादा हो जाता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है कम हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका स्लोप क्या है फेल कर जाएगा। अगर जो हम चाह रहे हैं कि आपका स्लोप क्या है फेल नहीं करे तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा टाउ एफ का जो वैल्यू है ज्यादा होना चाहिए टाउ से, तो वही चीज लिखे टाउ एफ ग्रेटर देन टाउ। अगर जो इधर इसको लाते हैं तो टाउ एफ बाय टाउ ग्रेटर देन हो जाएगा 1। अब देखिए विद्यार्थी टाउ एफ बाय टाउ जो होता है इसको बोला जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वही चीज लिखे हेयर द रेशियो ऑफ टाउ एफ एंड टाउ इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दैट मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या हो जाएगा टाउ एफ बाय टाउ। अगर जो ग्रेटर देन 1 होता है तो इस कंडीशन में जो आपका स्लोप रहता है वो फेल नहीं करेगा। अब देखिए विद्यार्थी टाउ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा सी प्लस सिग्मा एन इंटू 10 पाई। ये जो विद्यार्थी आपका फार्मूला ये किसका है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। यहाँ सी क्या आपका कोहेशन है, सिग्मा एन क्या है परपेंडिकुलर जो आपका स्ट्रेस था वो है, और यहाँ फाई क्या है इंटरनल एंगल ऑफ
फ्रिक्शन। अब देखिए विद्यार्थी नोट में आपको क्या लिखें कि इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1, अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 हो जाता है तब टाउ एफ बाय टाउ ग्रेटर देन कितना हो जाता है 1, यानी कि अगर जो इसको ले जाएंगे तो टाउ एफ ग्रेटर देन टाउ हो जाएगा। अगर जो टाउ एफ ज्यादा है टाउ क्या है कम है, तो इस कंडीशन में आपका स्लोप क्या है फेल नहीं करेगा, यानी कि सेफ रहेगा। वही चीज लिखें कि अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 रहेगा तो स्टेबल स्लोप होगा, यानी कि सेफ रहेगा। अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 1 से क्या है कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या है टाउ एफ का वैल्यू कम हो जाता है टाउ से, तो इस कंडीशन में क्या ऊपर से जो आने वाला स्ट्रेस है टाउ वो ज्यादा हो जाता है टाउ एफ से, तो इस कंडीशन में क्या है आपका स्लोप क्या है ढह जाएगा, यानी कि अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखे हैं अनस्टेबल स्लोप, जिसको अनसेफ भी बोल सकते हैं। अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 आ जाता है तो इस कंडीशन में क्या है जो स्लोप आपको रहता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल स्लोप, यानी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये फेल करेगा या नहीं करेगा। यहाँ विद्यार्थी जो नोट में आपको बताएं ये आपको याद रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। विद्यार्थी यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है उसको लिखेंगे कि रेशियो ऑफ टाउ एफ एंड टाउ, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर टाउ एफ बाय टाउ। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपको बताए थे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा रहता है तो इस कंडीशन में जो स्लोप रहता है उसको स्टेबल बोला जाता है, 1 से कम रहता है उसको अनस्टेबल बोला जाता है, और जब 1 होता है तो इसको क्रिटिकल स्लोप बोला जाता है। ये विद्यार्थी आपको कैसे बताएं, आज आपको इसका प्रूफ मिल गया है। ठीक है विद्यार्थी, आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए आज जो भी बताएं इसको अच्छे से अपने माइंड में रखने का, बिकॉज आगे का जो भी आप वीडियो लेक्चर आएगा आपको ये सब जो चीज बताएं इसका बहुत ज्यादा ही यूज होगा। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ स्लोप। आज का वीडियो लेक्चर में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर जो मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास इसे शेयर करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू विद्यार्थी।